अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ रबड़ी और ये बहुत झटपट बनने वाली इंस्टेंट रबड़ी है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में बन जाती है। वैसे तो रबड़ी को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इस रेसिपी से अगर आप बनाएं तो इसे बहुत झटपट बना सकते हैं। उसकी थिकनेस और जायका वैसा ही मज़ेदार होगा। तो अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे थम्स अप दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। रबड़ी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ केक रस्क। केक रस्क हो या सिंपल रस्क हो, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इनको मैं डाल रही हूँ मिक्सी में। इनको हमें पीस के इसका पाउडर बनाना है और मैंने इनको मिक्सी में डाल दिया है। अब मैंने इनका पाउडर भी बना दिया है। इनके अंदर ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं, ये रस्क के पीसेस नहीं हैं, ये छोटे लम्प्स बन जाते हैं जब इनको ग्राइंड करते हैं। तो मैंने इनका पाउडर इतना ही बनाया है जितना हमें रेसिपी में ज़रूरत है, और ये है हाफ़ कप। अब मैंने एक बाउल में कॉर्नफ्लावर डाला है। इसमें पानी डाल के मैंने इसका थिन मिक्सचर तैयार किया है और अभी के लिए मैं इसको साइड पे रख दूँगी। अब हम रबड़ी पकाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने पॉट में डाला है फुल क्रीम मिल्क। हमें फुल क्रीम मिल्क ही यूज़ करना है। और इसमें मैंने डाली है चीनी और इलायची का पाउडर। इन चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब दूध को इतनी देर पकाना है जब तक इसमें बॉयल आ जाए। दूध में बॉयल आ चुका है और ये फुल क्रीम है तो साइड पे इसकी क्रीम भी लग रही है पॉट में। तो जैसे ये बॉयल आया इसमें, तो मैंने इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लोर और पानी का मिक्सचर। जिस वक्त आप कॉर्नफ्लोर पानी का मिक्सचर डालें तो इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब मैंने इसमें केक रस्क का पाउडर डाला है और अब मैंने इसमें डाला है खोया। ये इंस्टेंट खोया है जो 3 से 4 मिनट में तैयार हो जाता है। ये मैंने घर पे ही बनाया है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वो आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जल्द बनने वाला ये खोया है। मैंने इसमें खोया और रस्क डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। आप देखें ये लम्प्स बने हैं, ये रस्क के लम्प्स हैं। तो आप इनको तोड़ लीजिएगा, मिक्स करते जाएं और लम्प्स को तोड़ते जाएं। ये बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं, बहुत सॉफ्ट से इनके लम्प्स होते हैं। आप ये देखिए कितनी आसानी से टूट रहे हैं। और जब मैंने इनको तोड़ दिया है तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और आप दूध भी देखें कि ये पहले से थिक हो चुका है। अब आप इसको पकने के लिए रख दें लो मीडियम हीट पर। इनको पकाएं। हमें इसको थिक करना है और इसी पकाने के दौरान मैंने इसमें डाल दिए हैं बादाम, पिस्ता और काजू। इनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, आप कटे हुए भी डाल सकते हैं इसमें। इनको मैंने मिक्स किया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ केवड़ा वाटर। इसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ घी या बटर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया है। घी के डालते ही इसके सरफेस पे आप देखेंगे कि अच्छी सी शाइन आ जाएगी और घी से जो है इसका जायका बहुत ही अच्छा और बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। घी को इसमें डालते ही इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे जैसे ये रबड़ी पकती जाएगी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती जाएगी। इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी तब तक जब तक ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाए। अब आप इसके बबल्स निकलते हुए देख रहे हैं कि कितने थिक बबल्स निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अब थिक हो चुकी है। अब आप इसकी थिकनेस देखें, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तो पहले से काफ़ी अच्छी थिक हो चुकी है। अब आप यही कंसिस्टेंसी देखें, हमें यहाँ पे इतनी ही थिकनेस देनी है। ये थिकनेस आने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब यहाँ पर
रबड़ी अब बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख दूँगी। रूम टेम्परेचर पे ये बिल्कुल आ जाए तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कितनी थिक हो चुकी है ये। अब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तो अब आप इसकी थिकनेस देखें कितनी अच्छी आ चुकी है। जैसे ही ये ठंडी होती जाएगी इसकी थिकनेस बढ़ती जाती है। आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो इसकी थिकनेस इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल जैसे रबड़ी की होती है ये बिल्कुल वैसी हो जाएगी। तो अब ये रबड़ी बिल्कुल तैयार है और इसको मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। इसके ऊपर भी मैंने पिस्ता, बादाम और काजू डाल दिए हैं। आप इसको किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं। आप सिर्फ बादाम भी डाल सकते हैं, सिर्फ काजू डाल सकते हैं या सिर्फ पिस्ता डाल सकते हैं। ये अब बिल्कुल ठंडी है। अब आप इसकी थिकनेस देखें कि कितनी अच्छी आ चुकी है, बिल्कुल जैसे रबड़ी होती है और ये वाकई बहुत मज़े की तैयार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका जायका कितना अच्छा बनता है इंस्टेंट रबड़ी का। आज मैं बना रही हूँ ज़र्दा। ये मीठे राइस हैं और इस रेसिपी को मैं कुछ टिप्स के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये रेसिपी आप आखिर तक देखिएगा ताकि आपसे कोई टिप या ट्रिक मिस ना हो जाए और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ज़र्दा बनाने के लिए मैंने लिए हैं सेला बासमती राइस और इनको मैंने धो के आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया है। वैसे तो सेला राइस यूज़ होता है ज़र्दे के लिए, लेकिन मैंने सेला बासमती राइस यूज़ किया है। आधा घंटा गुजर चुका है। अब मैं चावल को पकाना स्टार्ट करूँगी। उसके लिए हम चावल को बॉईल करेंगे। ज़र्दे का चावल बॉईल करके ही पकाया जाता है। उसके लिए आपको पॉट में इतना पानी डाल देना है जिसमें चावल अच्छी तरह बॉईल हो जाए। जैसे ही पानी में थोड़ा थोड़ा बॉईल आने लगा तो मैंने इसमें डाल दी है इलायची। ये मैंने जितनी इलायची ली है उसकी आधी मैंने इसमें डाल दी है और मैं इसमें डाल रही हूँ लौंग। लौंग भी जितने मैंने लिए हैं उनमें से आधे मैंने इसमें पानी में डाल दिए हैं और इनके साथ पानी को करीब 5 मिनट के लिए उबाल देना है। 5 मिनट के लिए पानी को उबाल आ चुका है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धुले हुए और सोखे हुए राइस और इसको थोड़ा सा चम्मच से चला लेना है ताकि चावल अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाएं और सब चावल एक जैसे पकें। और इस राइस को जो हम पकाएंगे ये 90% तक हमें राइस इसी पानी में पका लेने हैं। और जैसे ही चावल का पानी अच्छी तरह से उबलने लगा तो मैंने इसमें डाल दिया है ऑरेंज फूड कलर। आप येलो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कलर अच्छा आना चाहिए, थोड़ा गहरा आना चाहिए। और चावल को मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है ताकि हर चावल पे एक जैसा कलर आ जाए। अब हम चावल को अच्छी तरह से इस पानी में पका लेंगे 90% तक। ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे चावल टूट जाएंगे, क्योंकि बॉईल करने के बाद फिर से हमें चावल पकाने होंगे। तो अगर हम ज़्यादा पका लेंगे तो बाद में चावल टूट जाएंगे। और चावल को चेक कैसे करना है कि ये पक चुके हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले अच्छी तरह से मिक्स किया है चावल को। उसके बाद मैं कोई एक दाना चावल का निकालूंगी और इसको चेक करूंगी। चावल के दाने को 2 उंगलियों के बीच में जब आप मसलेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चावल अभी कच्चा है या पूरी तरह से या 90% पक चुका है। ये अभी कच्चा था, ये जल्दी टूट गया मेरे हाथ में 2 हिस्सों में, तो ये अभी कच्चा है। तो मैंने इसको फिर से 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया। पाँच मिनट के बाद मैं फिर से अब चावल को चेक करूँगी, इसी तरह से जैसे मैंने पहले चेक किया था। मैंने चावल का एक दाना लिया और उसको फिर से 2 उंगलियों के बीच में मसला है, तो पूरा चावल एक जैसा ही मसल चुका है।
एक जैसा ही सॉफ्ट हुआ है। ये कहीं पे भी आपको उंगली पे कहीं से कच्चा या कहीं से ज़्यादा पका हुआ महसूस नहीं होगा, पूरा एक जैसा ही मैश किया हुआ महसूस होगा। तो ये चावल अब पक चुके हैं, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब इसका पानी हमें डिस्कार्ड कर देना है और मैंने इसको स्ट्रेनर में रखा है, लेकिन इसके ऊपर ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब मैंने एक पॉट में डाला है घी। मैं घी में इसको बना रही हूँ क्योंकि ज़र्दे का जायका घी में ही बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और अब मैं इसमें बाकी की बची हुई इलायची और लौंग इसमें डाल दिए हैं और इसको मैंने 1 मिनट के लिए घी में पकाया है ताकि इसका अरोमा आने लगे। और जैसे ही ये पक गए तो मैंने इसमें डाल दिए हैं राइस। पहले मैं आधे राइस इसमें डाल रही हूँ, एक साथ सारे नहीं डाल रही। आधे चावल इसमें डाल दिए और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, लेकिन चीनी भी आधी ही डालें और फिर से ऊपर से बाकी के बचे हुए चावल डाल दें और फिर से आप बाकी की बची हुई चीनी भी इसके ऊपर डाल दें। हमारे घर में ब्राउन शुगर यूज़ होती है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ, आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अब चावल और चीनी को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और जैसे जैसे चीनी पकने लगेगी ये इसका पानी निकलने लगेगा। तो ये जो पानी निकलेगा हम इसी पानी में ही हम अपना चावल जो हैं वो पूरी तरह से इसी में ही पकाएंगे। जो 10% चावल कच्चा रह गया था पहले, अब इसी पानी में चावल पूरा पक जाएगा। मैंने इनको आपस में मिक्स कर लिया है। अब मैं इनको ढक दूंगी और इनको लो मीडियम हीट पे 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। 5 मिनट के पकाने के बाद जब आप इसका ढक्कन हटाएंगे, इसका कवर हटाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसका चीनी का पानी ज़्यादा निकला है। इसी स्टेज पे अब मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ पिस्ता को मैंने पहले ही भिगो के इसकी स्किन उतार ली थी और इनको चॉप कर लिया था। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम को भी मैंने पहले ही भिगो के इनकी स्किन उतार ली थी। आपको ये दोनों चीज़ें स्किन के बगैर ही यूज़ करनी है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप किया हुआ कोकोनट। इन चीज़ों को अच्छी तरह से चावल में मिक्स कर लेना है। चावल को बहुत एहतियात से चम्मच चलाना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना है क्योंकि चावल और ज़्यादा अब पक रहे हैं, वरना अगर आप ज़ोर से चलाएंगे तो चावल टूट सकता है। अब मैंने फिर से इसको ढक दिया है और इसको फिर मैं 5 मिनट के लिए पकाऊंगी लो मीडियम हीट पर। पाँच मिनट के बाद जब आप इसका कवर हटाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका पानी थोड़ा थोड़ा सा रह गया होगा, तकरीबन ड्राई हो चुका होगा। ये थोड़ा सा ही पानी इसमें रह गया है। इसको मैं पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर भी लिक्विड है तो हम इसी स्टेज पे इसको डाल देंगे ताकि ये लिक्विड भी इसमें अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और केवड़ा की खुशबू वो भी अच्छी तरह से चावल में आ जाए। केवड़ा वाटर को मैंने चावल में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं फिर से इसको ढक दूँगी पकने के लिए। अब हमें इसे पूरी तरह से पका लेना है और अब मैं इसको मीडियम हीट पे पका रही हूँ ताकि ये पानी अब जल्दी से ड्राई हो जाए। इससे ज़्यादा चावल ना पकें वरना अब चावल टूट जाएंगे। तो मैंने इसको मीडियम हीट पे पकाया है इतनी देर के चावल का पानी सूख जाए। जैसे इस चावल का पानी ड्राई हो गया अब मैं इसमें डाल रही हूँ खोया। ये होममेड खोया है, मैंने खुद से बनाया है। इसकी रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब लो हीट पे ही आपने ये चावल और खोया आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं, लेकिन यहाँ पे हीट को लो ही रखना है। और जैसे ही सब मिक्स हो जाए तो अब ये ज़र्दा बिल्कुल तैयार है।
और अब मैं करूँगी इसको डिश आउट। ये मज़ेदार सा ज़र्दा बिल्कुल तैयार है खोए के जायके के साथ। खोया तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके बगैर तो ज़र्दा इसका जायका तो बनता ही नहीं है। इनके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ बाकी के बचे हुए पिस्ता और बादाम, जो मैंने पहले तो डाले थे लेकिन थोड़े थोड़े बचा लिए थे। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा खोया भी डाल रही हूँ, ये भी मैंने पहले थोड़ा सा बचा लिया था गार्निशिंग के लिए। और अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ रसगुल्लों के साथ। रसगुल्ले के साथ जर्दे का जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और साथ में मैं गुलाब जामुन भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ रसगुल्ले के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अब ये मज़ेदार सा ज़र्दा बिल्कुल तैयार है। ये ख़ास तौर पे ईद आने वाली है, उसके लिए तो ये मीठी डिश, मीठी ईद के लिए तो बहुत आइडियल डिश है। आज मैं बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही मज़े का डिज़र्ट है और ये है कुल्फ़ा आइसक्रीम। ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप ये समर स्पेशल रेसिपी, ईद स्पेशल रेसिपी आप घर पे ट्राई करें, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। कुल्फ़ा बनाने के लिए मैंने पॉट में सबसे पहले दूध डाला है और दूध को हमें पका के इसे रिड्यूस करना है। मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, इसमें से आधा लीटर दूध हमें रिड्यूस करना है इसे पका के। इसको अभी मैंने हाई हीट पे रखा है इसके पहले उबाल आने तक। और अब इसको उबाल आ चुका है तो इसकी मैंने हीट मीडियम लो कर दी है। और दूध को आपने मुसलसल चलाते रहना है जब ये रिड्यूस होने लगे, मतलब जैसे इसकी क्रीम या इसकी मलाई साइड पे आती रहती है, उसको बार बार आपको दूध के अंदर मिक्स करते रहना है। दूध को कुछ देर पकाने के बाद मैंने इसमें डाला है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मैंने जल्दी इसलिए डाला है कि इसका जायका बहुत अच्छी तरह से दूध में आ जाए, दूध के साथ पक जाए। और इसको मैं मुसलसल चलाती रही हूँ। और करीब जब 1 कप इसका दूध रिड्यूस हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया है कंडेंस्ड मिल्क और इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है। और जो क्रीम दूध की पॉट के साइड पे आ रही है उसको भी बार बार मैं स्क्रैच करके दूध में मिक्स करती रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं कटे हुए पिस्ता और बादाम। इसके साथ मैंने दूध को काफ़ी देर पका लिया है और अब इसमें डाल दी है चीनी। इसको भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप जो भी इंग्रेडिएंट डालें आपको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। अब मैंने कॉर्नफ्लावर में डाल दिया है दूध। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ताकि इसके लम्स सारे ख़त्म हो जाएं। और फिर ये कॉर्नफ्लावर मैंने डाल दिया है दूध में। दूध अब आधा लीटर तक रिड्यूस हो चुका है। उसके बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर ऐड करते वक्त मुसलसल चलाते रहना है आपको इसे चम्मच से। अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसमें कॉर्नफ्लावर के लम्स बन सकते हैं। और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद दूध काफ़ी थिक हो जाएगा। अब ये काफ़ी थिक होने लगा है। इसमें बनते हुए बबल्स आप देख रहे हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है केवड़ा वाटर और इसमें डाल दिया है खोया। खोया डालने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से पकाना है, इसे मिक्स करना है। खोए को बहुत अच्छी तरह से पका लेना है दूध के साथ। ये सारा प्रोसेस मैंने लो मीडियम हीट पे किया है, सारा पकाने का प्रोसेस। और जैसे ही खोया इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, पक जाएगा, तो आप देखेंगे कि दूध बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। आप इसके थिक बबल्स देख रहे हैं, इसका मतलब है कि दूध बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा भी हो चुका है और रिड्यूस भी हो चुका है। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। साइड से जो भी क्रीम आई है वो अच्छी तरह से स्क्रैच कर लें। अब दूध जब पक गया है अच्छी तरह से तो अब फ्लेम ऑफ कर दें और इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक इसे ठंडा करें। उसके बाद आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख के बिल्कुल चिल कर लें इसे।
तकरीबन 4 घंटे के बाद अब मैं विप कर रही हूँ ये विपिंग क्रीम को हमें बहुत इसे सॉफ्ट और फ्लफ़ी होने तक विप कर लेना है। ये अब काफ़ी फ्लफ़ी हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। हमें इसको इतना ही विप करना है। ये विपिंग क्रीम अब विप हो चुकी है अच्छी तरह से। तो अब मैं ये विपिंग क्रीम डाल रही हूँ इस कुल्फ़ा मिक्सचर में, जिसको हमने पहले पका के और बिल्कुल ठंडा कर लिया था फ्रिज में रख के। ये सारी क्रीम इसमें डाल देनी है और कुल्फ़ा मिक्सचर और क्रीम को, इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आपस में मिक्स करना है। मतलब दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, कुल्फ़ा मिक्सचर और क्रीम, ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। तो अब बारी आती है कि हम इनको डालें मोल्ड्स में। मैं डिफरेंट मोल्ड्स यूज़ कर रही हूँ। एक मैं यूज़ कर रही हूँ कुल्फ़ी मोल्ड और दूसरा मैं यूज़ कर रही हूँ छोटे केक पैन्स। ये मिनी केक पैन्स हैं। इनको मैं पहले ग्रीस कर रही हूँ ताकि जिस वक्त हम इसमें से आइसक्रीम निकालें तो वो आराम से इसमें से निकल आए। इनको मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और अब ये कुल्फ़ा मिक्सचर मैं इन मोल्ड्स के अंदर भर दूंगी। सबसे पहले मैंने कुल्फ़ी मोल्ड में ये कुल्फ़ा का मिक्सचर डाला है और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगी। करीब 8 से 10 घंटे तक हमें इसको फ्रीज़ करना है। इसी तरह से मिनी केक पैन्स जो हैं उनको भी मैंने ग्रीस किया था, उसमें भी मैंने कुल्फ़ा का मिक्सचर भर दिया है और इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं कटे हुए पिस्ता और बादाम। और अब इनको कवर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्लिंग रैप। इसको बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेना है, इससे ये ऊपर से क्रिस्टलाइज़ नहीं होगा, इसके आइसक्रीम के ऊपर बर्फ़ नहीं जमेगी। और अब इसको भी मैं 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। और अब मैंने लिया है आइसक्रीम बॉक्स। इसमें मैंने रखा है नीचे बटर पेपर। जैसे हमने बाकी मोल्ड्स को हमने ग्रीस किया था, लेकिन इसमें मैं बटर पेपर रख रही हूँ और उसके ऊपर बादाम और पिस्ता डाल दिए हैं। बादाम और पिस्ता आपको कितने पसंद है आप उतने ही इसमें डालें। और इसमें मैंने डाल दिया है कुल्फ़ा मिक्सचर। इसको मैं आइसक्रीम बॉक्स में फ्रीज़ कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं आपको 3 तरीके दिखा रही हूँ कुल्फ़ा को फ्रीज़ करने का, इनको डिफरेंट मोल्ड्स में डाल के इनको फ्रीज़ करने का। और इसके ऊपर भी मैंने क्लिंग रैप लगा दिया है। इसका मकसद ये है कि इसके ऊपर बर्फ़ जैसी क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी, ये क्रिस्टलाइज नहीं होगा आइस की तरह। और फिर मैंने इसको कवर कर दिया है और इसको भी मैं 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। और करीब 10 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाला है। ये बहुत अच्छी तरह से जम गई है, ये ऊपर से क्रिस्टलाइज भी नहीं हुई है और ये बिल्कुल परफेक्ट फ्रीज़ हुई है। और अब मैं इसको एक प्लेट के ऊपर या ट्रे के ऊपर बस ऐसे उल्टा करके रख दूँगी कुछ देर के लिए। इसको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको उल्टा करके रख देंगे तो ये कुल्फ़ा आइसक्रीम कुछ देर के बाद खुद ही प्लेट पे या ट्रे पे नीचे आ जाएगी। और ये बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सी, यमी सी, मिल्की सी कुल्फ़ा आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है बादाम और पिस्ता के जायके के साथ। इसका टेक्सचर और जायका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बिल्कुल जैसे आप बाहर से आप कुल्फ़ा आइसक्रीम ख़रीदें बिल्कुल वैसा ही होता है। बहुत ही क्रीमी, बहुत मज़े का बनता है ये। और इसी तरह से मैंने बाकी के मोल्ड्स भी फ्रीज़र में से निकाल लिए हैं। इन मोल्ड्स को भी आप उल्टा करके ट्रे पे रख दें थोड़ी देर के लिए, तो ये भी आइसक्रीम, ये कुल्फ़ा आइसक्रीम मोल्ड्स में से निकल आएगी। और ये इस तरह से ये दूसरा शेप भी तैयार है कुल्फ़ा का।
इनको मैंने फ्रीज़ किया था मिनी केक पैन्स में। आप चाहें या आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आप सिलिकॉन कपकेक मोल्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इनको मैंने गार्निश किया है पिस्ता और बादाम से। और ये है तीसरा मोल्ड जो कि है कुल्फ़ी मोल्ड। अगर मोल्ड्स में से आइसक्रीम ना निकल रही हो तो आप इन मोल्ड्स के ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें, तो उससे भी ये जल्दी मोल्ड्स में से निकल आएगी। इसको भी मैंने गार्निश किया है पिस्ता और बादाम से। कुल्फ़ा और पिस्ता बादाम का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का होता है। और अब ये मज़ेदार क्रीमी कुल्फ़ा 3 डिफरेंट शेप्स में बिल्कुल तैयार है। आज मैं एक और रेसिपी के साथ आई हूँ और ये मीठी और बहुत मज़े की डिश बनने वाली है। और ये है चॉकलेट ब्राउनी ट्रफ़ल। ये चॉकलेट ब्राउनी से बनाई जाने वाली एक मीठी डिश है जो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले बॉल में मैंने डार्क चॉकलेट डाला है। ये सेमी स्वीट चॉकलेट है और इसके ऊपर मैंने बहुत तेज़ गरम दूध डाला है और इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसी रख दिया ताकि चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो जाए। उसके बाद मैंने इसको मिक्स करना स्टार्ट किया है ताकि चॉकलेट जो है वो दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के दौरान ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका था, तो मैंने इसको माइक्रोवेव ओवन में 20 सेकंड्स के लिए गर्म किया और इसको फिर से मिक्स करना स्टार्ट किया ताकि चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। जब चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गई तो मैंने फिर से इसको माइक्रोवेव में 20 सेकंड्स के लिए गर्म किया है ताकि मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकूं। इससे चॉकलेट में एक शाइन आ जाती है। जैसे ही आप इसमें ये एक ग्लॉसी शाइन देखें तो ये चॉकलेट सॉस बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। 3 घंटे के बाद मैंने एक बॉल में व्हिपिंग क्रीम डाली है। व्हिपिंग क्रीम भी बिल्कुल ठंडी है। ये फ्रिज में ही थी तो ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। और जिस बॉल में मैं इसको बीट कर रही हूँ, इस बॉल को भी मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था ताकि ये बॉल भी ठंडा हो जाए। ये सब ठंडा होने से व्हिपिंग क्रीम अच्छे से बीट हो जाती है। और फिर मैंने इसको बीट करना स्टार्ट किया है। इसको हमें स्टिफ पीक नहीं बनाना है इसके, बस ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए, हमें इतनी ही इसको बीट करना है। आप इसकी चेंज होती हुई कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। और जब ये काफ़ी थिक हो जाए, मतलब इस तरह की जब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें तो ये क्रीम बिल्कुल तैयार है। उसके बाद मैंने एक ग्लास में पाइपिंग बैग डाला है और उसके अंदर आधी व्हिपिंग क्रीम मैं डाल दूंगी। इस पाइपिंग बैग में आधी व्हिपिंग क्रीम डाल देनी है और इस तरह से ये एक पाइपिंग बैग तैयार है और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और बाकी जो आधी व्हिपिंग क्रीम बच गई थी, इसके अंदर मैं ये चॉकलेट सॉस डाल रही हूँ जो हमने पहले तैयार की थी। अब ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और ये मैं सारी नहीं डाल रही हूँ, बस 3 टेबल स्पून ही डाला है मैंने इसमें पहले। और इसको सिर्फ मिक्स करना है, इसको ज़्यादा बीट नहीं करना है, बस इतनी देर तक इसमें बीटर चलाना है कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। लेकिन मुझे इसमें थोड़ी और सॉस की ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून जितना और भी डाल दिया। अगर आपको इससे ज़्यादा चॉकलेट सॉस अच्छी लगती है या चॉकलेट क्रीम अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और फिर से मैंने इसको सिर्फ इतना ही बीट किया कि ये मिक्स हो जाए। और फिर से दूसरे पाइपिंग बैग में मैंने इस चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम को डाल दिया। ये सारी मैंने इसी पाइपिंग बैग में डाल दी थी और इस तरह से ये दूसरी हमारी क्रीम भी तैयार है और इसको भी मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने ट्रफ़ल को असेंबल करना स्टार्ट किया।
इसके लिए मैंने लिए हैं कुछ पीसेस चॉकलेट ब्राउनी के। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आप बेकरी की बनी हुई ब्राउनी भी इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर गिलास में सबसे पहले ब्राउनीज़ की लेयर बनाई है। ब्राउनी को तोड़ के उसकी लेयर्स सबसे पहले गिलास के अंदर लगाई और अब इसके ऊपर लगा रही हूँ व्हिपिंग क्रीम। इसका हमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है, बस हमें ये बीच में फिलिंग करनी है। तो बस मैं इसे ऐसे ही पाइप कर रही हूँ और उसके बाद ये चॉकलेट क्रीम, जो व्हिपिंग क्रीम हमने चॉकलेट सॉस के साथ बनाई थी, उसकी लेयर बना रही हूँ। और अब इसके ऊपर डाल रही हूँ चॉकलेट चिप्स। ये बहुत ज़्यादा नहीं बीच में डाल रही हूँ, इसका लाइट क्रंच ही अच्छा लगता है। और फिर से पहली लेयर की तरह मैंने इसमें पहले ब्राउनीज़ डाली हैं और उसके बाद इसमें व्हिपिंग क्रीम की लेयर डाली है। और फिर से इसके ऊपर चॉकलेट क्रीम। और अब चॉकलेट क्रीम के ऊपर मैंने चॉकलेट सॉस डाला है। ये वही चॉकलेट सॉस है जो हमने तैयार किया था डार्क चॉकलेट और दूध के साथ। और फिर से इसके ऊपर मैंने चॉकलेट चिप्स डाल दिए हैं और इसको गार्निश किया है चॉकलेट बार के साथ। आप चाहें तो आप किट कैट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चॉकलेट वेफर यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। आप इसे पार्टी में बनाएं या वैसे ही खाएं, ये बहुत मज़े की बनने वाली है और गर्मियों में ये ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लगेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही अच्छी रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।